हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जो है प्रैक्टिस सीरीज 11 लेकर के आए हैं। तो इससे पहले आपने अगर प्रैक्टिस 10 नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो प्रश्नों को हमने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था उन प्रश्नों की ही आज चर्चा होगी। तो उसमें प्रश्न 2 दिए थे, 2 प्रश्नों की चर्चा होगी। तो वो प्रश्न आप देख भी सकते हो पिछले वीडियो में, और नहीं देखे हो तो अगर यहाँ प्रैक्टिस करना है तो आप पॉज करके इसको देखो। इस प्रश्न को, इसी प्रश्न को मैंने प्रैक्टिस के रूप में दिया था, इसको देखो, प्रैक्टिस करो। और दूसरा प्रश्न मैंने ये दिया था, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं सीधे, बातचीत न करते हुए सीधे देखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न को आप पढ़िए क्या कह रहा है कि सिलेबस से कैसे जुड़ेगा, इसलिए इसको पहले पढ़ो। अशोक के शासनकाल में भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से उल्लेखनीय परिवर्तन हुए, उन्हें बढ़ावा देने में उनकी क्या भूमिका रही। ठीक, ये प्रश्न है, जिनको हिंदी में दिक्कत हो इंग्लिश का भी प्रश्न को पढ़ सकते हो। बाकी ये जो है हमारी क्लास जो चल रही है पूर्णतः हिंदी माध्यम को समर्पित है। ठीक, तो अभी हम हिंदी पे ही काम कर रहे हैं, आप देखना। बाकी इंग्लिश में जब कभी दिक्कत हो तो इंग्लिश के प्रश्नों को भी आप सहारे के रूप में देख सकते हो। तो ये प्रश्न कैसे जुड़ेगा आप देख लिए इस प्रश्न को। तो हमारे इसमें देखिए सिलेबस जो पूर्णतः डिफाइन नहीं है। ठीक, तो जहाँ डिफाइन नहीं है तो हम उसको समझ पीवाईक्यू के माध्यम से इसको देखते हैं और सिलेबस को देखते हैं। तो पीवाईक्यू के प्रश्न भी हम अलग से करा रहे हैं, कल लेकर के आएंगे। अभी बीच में 1-2 दिन से जो पीसीएस वालों के लिए और थोड़ा सा तकनीकी समस्या, कंप्यूटर में दिक्कत आ रही थी, इस कारण से हम क्लास नहीं ले पाए। तो थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए। खैर वो अलग चीज़ है। पीसीएस वाले बच्चे, क्योंकि 12 अक्टूबर को पीसीएस का पेपर है, तो उनके लिए थोड़ा सा मटेरियल एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है। आपको पता ही है कि हम जो है मेंटरशिप कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी कार्य देखना होता है। ठीक है, तो हम सीधे प्रश्न, तो आपको पता ही है ये सिलेबस है। हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा सिलेबस होना चाहिए। इसमें भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू, बस 3 चीज़ें इसमें दे दी। अब हम समझ गए कि ये जो है सिलेबस पूर्णतः डिफाइन है, तो हम पीवाईक्यू पर जाते हैं। तो पीवाईक्यू आप लोग देखते रहिए, बाकी हम पीवाईक्यू पे आएंगे तो हम खुद कराएंगे। बाकी हमारा पीवाईक्यू प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम गवर्नेंस के प्रश्न 2016 तक करा दिए, 2013 से 2016 तक करा दिए हैं। अब हम आपदा प्रबंधन से कल से आएंगे, तो एक प्रश्न 2016 का बचा हुआ उसको करा के उसके बाद आपदा प्रबंधन पर आएंगे। बाकी आप लोग दूसरा कोई विषय सजेस्ट करेंगे, मैंने कई बार वीडियो में पूछा है, तो आप बताइएगा तो वो भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा प्रश्न क्या है, 250 शब्दों के आसपास है। आप चाहो तो इसको जो है 150 से, क्योंकि इतिहास का प्रश्न थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसको जो है 150 से 250 के बीच में जितने आप कर सकते हो, जितने शब्दों में, उससे आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो प्रैक्टिस के लिए अब इसको पढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से उल्लेखनीय परिवर्तन हुए, उन्हें बढ़ावा देने में क्या भूमिका रही उनकी। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने 1-2 टेस्ट सीरीज ले रखी हैं, तो उन टेस्ट सीरीजों के प्रश्नों को मैं रिफ्रेम करके आपको देता हूं, जिससे आपका सिलेबस जो है पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो इतिहास में आप कोई एक पुस्तक पढ़ रहे होंगे, उसको पढ़ते रहिए, साथ में ये इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे लोगे, तो इससे भी आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो लगभग 1000-1500 प्रश्नों की हम एक श्रृंखला पूरी तैयार करके आपको दे देंगे, जिससे आप इनकी केवल प्रैक्टिस कर लोगे और आराम से दबंगई से जो है जा करके मेंस लिखो, मेंस निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भूमिका में आप इसको देखिए, कभी प्रश्न हो तो तुरंत आपको वहाँ पर छोटा सा काम ये करना है कि हम इसकी फ्रेमिंग कर लें। कभी प्रश्न वहाँ भी करिए मेंस में, तो वहाँ भी फ्रेमिंग कर लीजिए, तो एक आपकी बाउंड्री सेट हो जाती है कि हमको इसके बाहर नहीं लिखना। अब यहाँ भूमिका में आपको क्या लिखना है, अशोक के शासनकाल के बारे में, अशोक के बारे में बताना है कि और अशोक कौन थे, कौन साम्राज्य से संबंधित थे, इस तरह के जो है उनकी बातें बता करके, उनके बारे में बता करके आगे लिखना है। फिर उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए, ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, आर्थिक क्षेत्र में क्या हुए, सामाजिक क्षेत्र में, इस तरह के परिवर्तन के बारे में लिख करके आपको सीधे जो है मुख्य भाग में आप इन सब बातों को लिखोगे जो मैंने बताया। अनेक परिवर्तनों के बारे में, परिवर्तन का मतलब अनेक क्षेत्रों में कौन कौन से, प्रशासनिक सुधार में क्या काम किए, धार्मिक सुधार में क्या किए, आर्थिक में क्या किए, हाँ, इस तरह से लिख करके फिर उसके बाद छोटा सा निष्कर्ष दे देना है। और निष्कर्ष हमेशा एक सुझावात्मक, यहाँ पर जैसे इतिहास के प्रश्न है, अगर वहाँ सुझाव ना मांगे तो हम इतिहास से वर्तमान को जोड़ करके इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में पिछले 1 महीने पहले चोल शासक राजराज प्रथम की जो है जयंती मनाई गई थी। उस जयंती में मोदी जी ने जो है ये बोला कि जो चोल साम्राज्य है, उस चोल साम्राज्य से हमें उनकी सैन्य शक्ति और व्यापारिक शक्ति और प्रशासनिक शक्ति से हमें सीखना चाहिए। तो वो इसी चीज़ को कि यहाँ पर जब भी निष्कर्ष लिखो, इसी चीज़ मैंने इसको चोल को बताया कि यहाँ पर जो भी चीज़ लिखो निष्कर्ष में, तो वो ऐसा हो कि उसको वर्तमान से जोड़ पाओ। तो आप ऐसा भी कुछ डाल सकते हो कि हमें उनकी इस नीतियों का अनुपालन करना चाहिए, और जो हमारी जो वैश्विक जो है जियोपॉलिटिकल जो है क्या है नीति है,
तो उस नीति के माध्यम से हम सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध भिक्षुओं को और अपने बच्चों को, 2 बच्चे थे उनके, एक महेंद्र और संघमित्रा, पुत्र जो था महेंद्र और संघमित्रा उनकी बेटी थी, उनको उन्होंने विदेशों श्रीलंका वगैरह में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। तो ये कहीं ना कहीं उस समय की सॉफ्ट पावर को दिखा रहा है। तो इसको वर्तमान में क्यों ना जोड़ लें कि जो हमारे जैसे कि ये देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के, इधर के देश हैं उत्तर के, कुछ चीन है, तो इससे हम कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के माध्यम से हम इनको जोड़ सकते हैं। तो चलिए, खैर ज़्यादा आप समझ ही सकते हैं, सारी चीज़ें बोल ही रहे हैं हम। तो यहाँ क्या बोला मैंने, सिंपल लिखा, मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने राजनीतिक विस्तार के साथ साथ, राजनीतिक विस्तार तो उन्होंने किया, उनके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किए। फिर हमने यहाँ पर उनके छोटी सी और बात बताई, क्योंकि ये मुख्य प्रसंग है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया कि कलिंग युद्ध के बाद उनकी नीतियों में हमने कोष्टक में क्या डाल दिया, अहिंसा, धर्म और जन कल्याण की नीति। पहले क्या थे, एक क्रूर शासक के रूप में जाने जाते थे। फिर इन्होंने कलिंग अभियान किया था, कलिंग अभियान में इन्होंने लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को इन्होंने जान से मार दिया। तो उसके बाद इनका जो है मन विचलित हुआ और ये चेंज हो गया वहीं से। तो वहीं से जब चेंज हुआ तो इन्होंने अहिंसा, धर्म और जन कल्याण की नीति को अपनाया। तो इसी को मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो इसको उनकी नीतियों ने यहाँ पर ने समाज को नई दिशा दी। ठीक, फिर इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में क्या काम किए, यहाँ पर प्रश्न में देखिए, उल्लेखनीय परिवर्तन हमको बताना है। ठीक, विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से उल्लेखनीय परिवर्तन किए, तो हमने इसको प्रशासनिक क्षेत्र में बता दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या प्रशासनिक क्षेत्र में काम किया। तो कैसे, प्रजा के कल्याण और अधिकारियों की नियुक्ति की, उसमें राजुक नामक एक अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति की। न्याय और लोकहित पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक, ऐसे ही पॉइंट आपको याद करने थे, इन्हीं पॉइंटों को आप याद कर लोगे, अरे इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो आपको आराम से हो जाएगा। फिर आर्थिक क्षेत्र में क्या किया, कृषि, पशुपालन, जल संरक्षण को प्रोत्साहन दिया, व्यापारिक मार्गों का विकास किया और सुरक्षा प्रदान की। सामाजिक क्षेत्र में जन स्वास्थ्य पर बल दिया और चिकित्सालय की स्थापना करी। यहाँ पर मैंने कोष्टक में डाल दी, जो चीज़ जैसे नहीं आती, क्योंकि आप ज़्यादा लिखोगे तो शब्द जो है ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए उसको शॉर्ट में कोष्टक में भी डाल सकते हो, तो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा। लेकिन प्रसंग वही हो, दूसरा प्रसंग ना हो कि कहीं की बात कहीं पर कोष्टक में डाल लो। ठीक, तो स्त्रियों, बुजुर्गों और गरीबों के लिए अनेक जन कल्याण की योजनाएं उन्होंने तैयार करी। फिर धार्मिक नीतियों में धम्म की नीति जिसे बोलते हैं, कलिंग विजय उपरांत, कलिंग वही मैंने जो बताया पहले, कलिंग विजय उपरांत अहिंसा, दया, सहिष्णुता और करुणा को बढ़ावा दिया। सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नीति, ये आपका 12वां प्रमुख शिलालेख है जो ये बताता है कि ये विभिन्न धर्मों के प्रति इनकी नीति में सम्मान की भावना आ गई थी। ठीक, और एक 2020 में प्रश्न भी पूछा गया था पीटी में, आप देखना जाकर के कि इसी पे संबंधित था, ये जो ये पॉइंट है इसी से संबंधित था कि अशोक के किस अभिलेख से, मतलब किस बात से ये पता चलता, मतलब पूरा कथन लिखा हुआ था कि वो बता रहे हैं कि इस माध्यम से हम जो दूसरे के धर्मों की आलोचना करते हैं और खुद के धर्म की प्रशंसा करते हैं वो व्यक्ति, ऐसा कुछ उन्होंने संदर्भ दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने 4 कथन दिए थे, किससे संबंधित है, अशोक से संबंधित है कि और 2-3 राजाओं के नाम लिखे हुए थे, तो उसको देखना। ठीक, फिर यहाँ पर बौद्ध संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न स्थानों भारत सहित एशिया पर दूत भेजना, और यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा तथा बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका और अन्य देशों में भेजा। यही मैंने कहा सॉफ्ट पावर। ठीक, धार्मिक ग्रंथों का प्रचार, स्तूप, सांची का स्तूप बनवाया, विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला केंद्रों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया, बनवाया नहीं, प्रोत्साहित किया। ठीक, और विहार, बौद्ध मठों का निर्माण कराया। ठीक, फिर यहाँ निष्कर्ष है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ये बातें क्योंकि आपको हमें देना था, क्योंकि आप अगर ये कंटेंट तैयार रखोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी लेखन कौशल में सुधार होगा, इसलिए मैंने दिया। बाकी इसको चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो, इसको चाहता तो मैं छोटा कर देता, आधारित समाज को नई दिशा देने में यहाँ तक कर देता। ठीक, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और विस्तार से बढ़ाया, क्योंकि इसको आप सॉफ्ट पावर के रूप में लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर कंटेंट देने का प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि अशोक ने अपने शासनकाल में केवल राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सैन्य शक्ति तक ही सीमित नहीं रहा, यहाँ पर मैं नहीं होगा, यहाँ पर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि अशोक ने अपने शासनकाल में केवल राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सैन्य शक्ति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवता, सह-अस्तित्व, धर्म को बढ़ावा और जन कल्याण पर आधारित समाज का निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। वह वैश्विक स्तर पर एक आदर्श शासक के रूप में जाना गया, जिसकी नीतियां भारतीय समाज को नैतिकता, समृद्धि और स्थिरता प्रदान करती हैं। ठीक, तो आप चाहो तो इसको जो है यहाँ तक भी दे सकते हो, इतना ही लिख सकते हो जाएगा काम। ये चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख दी, क्योंकि इसको सॉफ्ट पावर के रूप में एक कोई कंटेंट जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे करके उत्तर लेखन सिखाना, और जिससे जो है आप उस क्वेश्चनों को आराम से कर सको। ठीक, आगे आने वाले प्रश्नों को आराम से कर सको, इसलिए ऐसा दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय जागरण के परिणाम स्वरूप कौन कौन से प्रमुख सामाजिक सुधार हुए। ठीक, इसको भी आप जोड़ सकते हैं सिलेबस में
कि यहाँ 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। तो यहाँ पर ये जो है प्रश्न आपका उसी से जुड़ेगा, दूसरे नंबर टॉपिक से, कि 19वीं सदी, इसका मतलब 18वीं सदी की बात कर रहा है, तो 19वीं सदी की बात कर रहा है तो हम उसकी बात करेंगे। तो राष्ट्रीय जागरण के बारे में आपको बताना है, तो इसमें भी आप छोटा सा जो है ये प्रश्न है, छोटा सी भूमिका, मुख्य भाग, भूमिका लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय जागरण को बताते हुए आपको राष्ट्रीय जागरण से क्या प्रभाव पड़े, क्या चेतना जगी, ये बताना है भूमिका में, ठीक है। भूमिका बताते हुए फिर उसमें थोड़ा सा मुख्य भाग में इसके और पक्ष लिखोगे कि समाज में क्या सुधार हुए, राष्ट्रीय जागरण से सामाजिक सुधार में क्या परिवर्तन आया, ठीक है, और धार्मिक सुधार में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया। इस तरह के अनेक व्यक्तित्वों ने काम दिया, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में व्यक्तित्व लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, हाँ, और सर सैयद अहमद खां, इन लोगों का नाम आता है, रामकृष्ण मिशन। तो इस तरह से व्यक्तित्व यहाँ पर बोला है, तो व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाएंगे, फालतू की चीज़ें नहीं बताएंगे। फिर छोटा सा आपको निष्कर्ष दे देना है, प्रश्न हो जाएगा। इसको भी आप 250 शब्दों में लिख सकते हो, मैंने इसको 250 शब्दों में ही कंप्लीट कराया है, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि इतिहास है और इन प्रश्नों को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ो, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं, इसको पढ़ते हैं कि 19वीं मैंने भूमिका लिखी, 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय जागरण ने समाज में नई चेतना पैदा की। आधुनिक विचारधाराओं, मिशनरियों के प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय नेताओं के प्रयासों ने सामाजिक बुराइयों, यहाँ पर कुरीतियों भी कर सकते हो इन शब्दों को चेंज करके, बुराइयों को चुनौती दी, जिसका उद्देश्य अंधविश्वास, लैंगिक भेदभाव और सामाजिक अन्याय को दूर करना था, ठीक। इन शब्दों में आप चेंज, जैसे भेदभाव है तो असमानता कर सकते हो, ऐसे शब्द आपको आने चाहिए, ठीक। इस तरह से चेंज शब्दों को भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे घुमा सकते हो। फिर यहाँ पर सामाजिक सुधार में क्या किया, तो लिखा ब्रह्म समाज की स्थापना, कोष्टक में मैंने डाल दी राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, यहाँ पर पुनर्विवाह होगा। महिला शिक्षा और बाल विकास पर रोक लगाने का इन्होंने प्रयास किया था, ठीक, मतलब महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और बाल विकास पर रोक। फिर उन्हें में ज्योतिबा राव फूले की बात आती है, तो इन्होंने निम्न जातियों के बच्चों के लिए विद्यालय खोले और भारतीय असमानता को खत्म करने तथा निम्न जातियों के उत्थान का समर्थन किया था, ठीक। फिर इसके बाद जाति सुधार आंदोलन में हमने लिखा कि जाति सुधार आंदोलन ने अस्पृश्यता, मतलब अस्पृश्यता का शब्द बताइए कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत, ठीक। जो नए बच्चे हैं उनको दिक्कत होती होगी, क्योंकि शुरू में जो है कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते समय दिक्कत करते हैं, एनसीईआरटी में भी। अस्पृश्यता को समाप्त करने और सभी हिंदुओं के बीच समानता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उदाहरण में मैंने क्या डाला, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे विभिन्न संगठनों ने जाति भेदभाव या जाति असमानता भी कर सकते हो का सक्रिय रूप से विरोध किया। फिर धार्मिक सुधार में क्या हुआ, हमने पहला पॉइंट डाला यहाँ पर, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद पर बल दिया। मतलब कि एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर है, ठीक है, एकेश्वरवाद, ठीक, मतलब एक होने की भावना की तरफ जो है सब, क्योंकि एक लोगों के कई सारे धर्म हैं तो उसमें एक ईश्वर होगा तो सब जो है एक साथ जुड़ जाएंगे। तो राष्ट्रीय जागरण का उद्देश्य यही था, क्योंकि यही आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक। और वेदों एवं उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के संस्करण को बढ़ावा दिया, ठीक, एकेश्वरवाद पर बल दिया और वेदों उपनिषदों पर आधारित, कि वेद और उपनिषद को मिला करके ही हिंदू धर्म का नया संस्करण बन जाए, ठीक, या उसको बढ़ावा दिया। फिर रामकृष्ण मिशन, इसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में, अब ये पीटी के सवाल हैं कि स्वामी विवेकानंद को निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते, तो यहीं से हमने पीटी का भी अपने काम की चीज निकाल ली, ठीक है, के माध्यम से सभी धर्मों की एकता और मानवता की सेवा पर बल दिया। फिर सर सैयद अहमद खां, इन्होंने क्या किया था कि इस्लाम को जो है आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ने का प्रयास किया, ठीक। तो इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के नाम से इनको जाना जाता है। तो उद्देश्य क्या था इनका कि आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से या द्वारा इस्लाम में सुधार, उसमें कोष्टक में मैंने डाल दिया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करके ऐसा करने का इन्होंने प्रयास किया, ठीक है। फिर इन्होंने जो है महिला सशक्तिकरण का प्रयास, तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण में जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, ने विधवा पुनर्विवाह और अधिनियम का प्रचार प्रसार किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रचार प्रसार किया। फिर अन्य सुधारों में हमने डाला, देखिए जहाँ पर अब इसमें लिखने के लिए तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास सीमा होती है लिखने की, ठीक है, तो उस सीमा के अंदर लिखना है, इसलिए हमने इसको आपको इतने में करके दिया। हालांकि फिर भी मैं ज़्यादा बढ़ा के देता हूँ कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर तैयारी हो जाए, फिर आप प्रश्नों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 800-900 का भी दे सकता हूँ PDF बना करके, इसी को मैं बोल दूँ कि PDF में, या मैं खुद कर दूँ PDF के माध्यम से इसको चेंज करके पहुँचा दूँ आपको, फिर वो मज़ा नहीं आएगा, आपको फील ही नहीं आएगा कि आपने प्रश्न लिखा है। ऐसे में आपको दिखता है कि हाँ प्रश्न लिखा गया है, ठीक। फिर अन्य सुधारों में विवाह की आयु
विवाह की आयु थी में परिवर्तन किया गया, अर्थात विवाह की आयु बढ़ाने पर बल। जो बच्चे छोटी बच्ची होती थी उनके विवाह जल्दी हो जाती 10 साल 12 साल में, तो उनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ाने, तो उसमें मैंने क्वेश्चन किया था 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, जिससे लड़कियों की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई। ठीक, फिर आप छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए। ठीक है, अब ये इतिहास के प्रश्न है, क्योंकि इस निष्कर्ष आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बेस्ड पे भी हमको देना पड़ता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट तैयार होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक सुधारों ने एक प्रगतिशील भारतीय समाज की नींव रखी और इन सुधारों ने स्वतंत्रता, समानता और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिए। इन मूल्यों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया रूप देने का काम किया और आगे चलकर यही मूल्य भारतीय संविधान में भी शामिल किए गए। अब देखते हो कि समानता, स्वतंत्रता, आप अनुच्छेद 17 पढ़ोगे तो अस्पृश्यता क्रांति की बात कर रहा है, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखिए अस्पृश्यता क्रांति की बात करता है। ऐसे बहुत से मूल हैं जो सीधे डायरेक्ट संविधान में जोड़ लिए गए। अब जो है कल के लिए प्रैक्टिस 12 के लिए मैंने 2 प्रश्न दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए। क्या लिखो, विधान परिषदों के भीतर राष्ट्रवादियों द्वारा की गई कार्रवाइयों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने में क्या योगदान दिया। फिर दूसरा प्रश्न, प्राचीन भारत की कला और संस्कृति पर विभिन्न विदेशी आक्रमणों के प्रभावों पर का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो इसमें आराम से जो है लिखिए, इसको पढ़िए कि क्या है कि विदेशी आक्रमण हुए तो हमारे कौन से स्थापत्य कला, संस्कृति आदि को जो है प्रभावित किया। ठीक है, इस तरह से जो है और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इसको पढ़ोगे। मैं बताऊंगा तो फिर समय हो जाएगा और बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो करें, कल तो मुझे बताना ही है। तो यहीं तक रखते दोस्तों, फिर कल आएंगे इसी समय पे। थोड़ा सा कोऑपरेट करना, क्योंकि क्लास जो है मेंटरशिप की भी चलती है, वहाँ पर भी बच्चे हैं तो उनको भी समय देना पड़ता है। तो कंटिन्यू हम रहेंगे और काम करेंगे और थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छे से इसको बेहतर तरीके से करेंगे। तो चलते हैं फिर दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।